वो बातचीत को मोहजोरिया समझते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस राजनेता का कैरियर ही कार्टून बनाने से शुरू हुआ, उनकी राजनीति कार्टून से डर जाती है। कैसी अजीब बात है भाई। जो बातचीत के असली हिमायती थे, कभी हम तो इस मामले में बहुत खुश रहते हैं, हम पे कोई भी कार्टून बना ले, अब ना फोटो ही छप जाए वही कार्टून लगता है यार। जो बातचीत के असली हिमायती थे, कभी वो बातचीत को मोहजोरिया समझते हैं। और ये मिसरा आप देखिएगा, मैं अपनी ओर से स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो बातचीत के असली हिमायती थे, कभी वो बातचीत को मोहजोरिया समझते हैं। मैं जो चुप रहता हूं तो मेरे कुछ कमजर्फ अजीज, मैं जो चुप रहता हूं तो मेरे कुछ कमजर्फ अजीज मेरे लिहाज को कमजोरियां समझते हैं। मेरे लिहाज को कमजोरियां। तो अगर कोई चुप है, अगर कोई बोल नहीं रहा है, तो कमजोर नहीं है, वो लिहाज कर रहा है इस व्यवस्था का कि ठीक है जाने दीजिए, समय अपने आप बनेगा। सुनिएगा, इसलिए बातें अधूरी रह जाती हैं और पूरी नहीं हो पाती है। अधूरी रह जाने पर मुझे चल रहा है, फिर याद आ गई, इसलिए जहां जहां से याद आ रहा है मैं सुना रहा हूँ। क्योंकि जैसे कहता है ना रवा, मैं जब शुरू में जाता था बचपन में स्कूटर सही करवाना पिताजी का, तो वो स्कूटर ठीक कर देते। एक थे वहां पे प्रदीप भाई साहब, गुरुजी का स्कूटर आया, ठीक कर दो, हमें खड़ा रहना पड़ता था। पिताजी कहते थे वहीं खड़े रहना तू। प्रिया का स्कूटर था, पिताजी का था, प्रिया ब्रांड था। तो वो स्कूटर जब सही कर देते थे तो वो कहते थे कि अभी रवा हो रहा है, तो स्कूटर स्टार्ट करके छोड़ देते थे रवा। तो अभी हमारा गला जो है वो कभी सम्मेलनों के कारण रवा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सुना। ये जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। कोरोना में तो बहुतों की छुट्टी। मैंने देखे थे एक नेताजी का पंजाब हरियाणा के थे, वो अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने गए थे और ऊपर से नीचे गिर पड़े छज्जे पे से, तो कोरोना में पुलिस पकड़ने आ गई, तो गर्दन में ही ख्वाहिश रह गई। कई ख्वाहिश तो दिल में पूरी छूट जाती है, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। अब ये सुनिएगा कि नजर अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से, नजर अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से, थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से, थकन भी चुटकियां लेने बहुत मन में आता था आराम मिलना चाहिए, बहुत प्रोग्राम हो गया, आराम मिलना चाहिए, बहुत प्रोग्राम हो गया, तो बहुत आराम हो गया, प्रोग्राम मिलना चाहिए। भगवान जो है उससे ऐसी बातें नहीं कहा। राज भाई हमारे नहीं रहे, मेरे बहुत आदरणीय थे राज गौरी साहब, वो कहा करते थे, बोले वो एक मुशायरे में एक लड़का जो है नीचे बैठा, वो नया नया मुशायरा सुन रहा है, वो मिसरा पूरा नहीं बोला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से चिल्लाता था। तो शायर ने नीचे से कहा, भाई अल्लाह को धीमे से पुकारो, वरना अल्लाह ने तुम्हें धीमे से भी पुकार लिया ना। नजर अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से, सुबह होते ही एक फार्मूला आ जाता, फलानी चीज में दिमागी चीज मिला के खाओ, इसमें ये करके खाओ, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नजर अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से, थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से। अब इस प्रोग्राम में ये भी नहीं कह सकते जगदीश जी यार चाय भिजवाओ जरा मंच पर, थकन भी भास्कर का ये खर्चा और बचा, थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से, कहां तक हम संभाले उम्र का हर रोज गिरता घर, कहां तक हम संभाले उम्र का हर रोज गिरता घर, तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से, याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से। अच्छा है कि आप ये देख रहे हैं और आप टीवी नहीं देख रहे हैं। बहुत कम जगह पर तो जीडीपी की बात चल रही है, वो है मतलब गिर गई है और गिर गई है, मतलब पत्रकारिता जीडीपी की बात कर रही है, जो कि जीडीपी नीचे गिर गई है, तो पत्रकारिता को उसी स्तर पे पहुंच के बात कर रही है।
मैंने बाबा से कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब मैं हो क्या रहा है? बोले साहब जीडीपी गिर गई। मैंने कहा तो बोले जहां गिरी है वहां पहुंच के बात करनी पड़ता है। काल में सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव बने रहो, तो इस बात को शायद मुझे लगता है पत्रकारों ने गंभीरता से ले लिया कि बहुत निगेटिव बने रहो किसी प्रकार से। तो मैं आपको सुनाऊं, लेकिन ये श्राद्ध का पर्व चल रहा है और देखिए यही हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण बात है और भारतीयों की बहुत बड़ी बात है कि वे अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। मैं यहाँ एक बहुत ही अद्भुत बात आपके साथ शेयर करूं। भास्कर परिवार भी उसके संस्थापक आदरणीय रमेश जी की स्मृति में एक बहुत बड़ा पर्व करता है। मैं अक्सर 2 साल से जब से हो रहा है तब जा रहा हूँ परिवार का सदस्य होने के नाते। शाहजहां को जो इतना बड़ा सुल्तान था जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था, उसके बेटे औरंगजेब ने 7 साल कारावास में रखा था। तो शाहजहां को कारावास में पीने के लिए वो एक टूटी हुई मटकी में आधा नपातुला पानी भेजता था, पानी तक ज्यादा नहीं भेजता था। तो शाहजहां को शायरी का शौक था, तो उसने एक खत लिखा था औरंगजेब को कि तुम सोचो कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारे भी बेटे होंगे और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। वो लंबा खत है, लेकिन मुझे इसमें याद आता है कि उसमें आखिरी जो 4 लाइनें थी वो बहुत बढ़िया थी। उसने लिखा कि ए फिसर तू अजब मुसलमानी, फारसी में लिखा ए फिसर तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदुस्तान सदबार, मैं बेहदम पिदरे मुर्दारा कायम। मतलब उसने बोला उसमें कि तू अजीब तरीके का मुसलमान है कि तेरा जो जीवित पिता है वो पानी को तरस रहा है, इससे अच्छे तो शत शत बार प्रशंसनीय वो भारतीय हैं जो अपने मृत पूर्वजों तक को पानी ये शब्द है, ये शब्द है इसकी वजह से हम माने जाते हैं। और मैं तो देखो कवियों का, अब ये श्राद्ध में हम ब्राह्मणों का तो ये भी दिक्कत है, कोई बुला ही नहीं रहा है। आदमी इसलिए नहीं बुला रहा है कि बुला लो कुछ सामान्य कोरोना बोना लिया है तो अपना ही मन है फिर, और मन भी नहीं जा रहे। पहले श्राद्धवाद के टाइम पे 2-4-5 जगह अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी परिचित हो क्या कुछ होता था कि हाँ भाई चलो आज बाबा जी का वो है, दादाजी का है। अपने घर में अब तो हो ही नहीं रहा कुछ भी ऐसा। तो बल्कि मुझे याद आ गया कि 1870 में लखनऊ में कवि हमारे बेनीदीन वाजपेयी रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, वो बाकायदा पुरोहित थे। उनका मुख्य व्यवसाय पुरोहिती था और कविता भी लिखते थे। तो कविता का पुरोहिती में इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। जो यजमान दान पुण्य अच्छा दे उसकी तो वो इतनी प्रशंसा करते थे कि बहुत जबरदस्त, और जो थोड़ा बहुत गलत कर दे उसकी ऐसी कविता लिखते थे कि अगली साल या तो उसका खुद का ही मन जाता था या वो ढीस देता था। एक बार एक यजमान ने उन्हें एक बूढ़ी घोड़ी दे दी, बिल्कुल मरगिल्ली, मरने को तैयार, और उन्होंने पता क्या लिखा, बोले साहब इन्होंने वो वाली घोड़ी मुझे दी है जिसपे बाबर चढ़ के हिंदुस्तान आया था। और उन्होंने पता क्या लिखा घोड़ी के बारे में, जो छंद लिखा बड़ा लंबा है, राम कहाऊं के लगाम लगाऊं, इसके कान में राम नाम बोलूं, मरने वाली है इसके लगाम लगाऊं। तो भैया कवियों को बुलाओ तो ध्यान से रहना। एक बार एक यजमान के गए तो उसने उन्हें सुबह को पेड़े दे दिए, पेड़े चलते समय के पंडित जी पेड़े ले जाइए जो मैंने बनाए। वो पेड़े थोड़े खराब थे, मतलब पुराने हो गए थे और टालने के लिए दिए थे। तो उन्होंने बीच चौक पे लखनऊ में खड़े होकर उस यजमान की प्रशंसा की और कहा जी मैं उनके घर खाना खाने गया था श्राद्ध पे, उन्होंने मुझे क्या पेड़े दिए। पेड़े कैसे दिए? चींटी ने चाटत मूस न सूंघत, चींटी चाटती नहीं है, चूहा खाता नहीं है, पास सो माखी न आवे नीरे, और इतनी बदबू है कि मक्खी पास नहीं आती है। ये पेड़े दिए उन्होंने मुझे। अच्छा सुनिए, आन धरे जब ते घर में, जब से घर में पेड़े लाकर रखे हैं तब से रहे हैजा पड़ोसी ने घेरे, पड़ोसियों को हैजा हो गया है, इतने जबरदस्त पेड़े भेजे हैं। माटी में कछ स्वाद मिले है, इन्हें खाए के ढूंढत हर बरेड़े, मिट्टी में भी कोई स्वाद होगा, इन्हें खाने के बाद तो मैं हर बहेड़ा ढूंढता फिर रहा हूं कि पेट सही हो जाए। और आखिरी लाइन देखिए आप, बेनी जी के लिए आप ताली बजा देंगे कि माटी में कछु स्वाद मिले, इन्हें खाए के ढूंढत हर बहेड़े, चौक परोपित लोक में बाप सपूत के देख सराद के पेड़े। पिताजी जो है वो परलोक में चौक गए कि भाई नालायक क्या दे दिया पंडित जी को ये सराद में। तो भैया इसलिए जब भी बुलाइए जरा ढंग से थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये अब नई नई टेक्निक आ गई है, मैं टेक्निक के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ। मैंने कहा कैसे होगा, बोले कोई नहीं जी हमारा तो लीज लाइन है। लीज मतलब, बोले 4G से भी आ गए। मैंने कहा अच्छा 2G 3G बाद 4G आ गई, बोला 5G आ गई सर। मैंने कहा पता नहीं, हम तो 70 की पैदाइश है।
हमारे यहाँ तो दो ही जी होते थे, एक पिताजी और एक गुरुजी, और दोनों एक लपड़ लगा देते और कंप्लीट नेटवर्क उड़ता था।